नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल माय मोटिवेशन गुरु में। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में रिच डैड पुअर डैड की प्रस्तावना का पहला भाग बताया था। उस पहले भाग में हमने देखा कि शेरन और उनके पति माइकल ये दोनों मिलके मिस्टर रॉबर्ट के साथ चूहा दौड़ का खेल खेल रहे थे। साथ में 15 लोग और भी थे जो इस खेल को खेल रहे थे और रॉबर्ट के साथ माइकल और शेरन और उनकी बेटी भी थी। उनकी बेटी को यह खेल बहुत पसंद आया था। यह एक बोर्ड गेम के जैसा था जिसमें 2 रास्ते थे और बीच में एक बड़ा सा चूहा था, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य ये था कि अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, और इस खेल को चूहा दौड़ यानी कि रैट रेस कहते थे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से सब मिलके उस चूहा दौड़ को खेल रहे थे, और वो चूहा दौड़ जिंदगी की एक बहुत कॉमन समस्या को प्रेरित कर रहा था, जिसमें हम पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी लेते हैं, बच्चे करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एक कर्ज को चुकाने में सारी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। तो मैंने जैसा वादा किया था कि प्रस्तावना का दूसरा भाग, रिच डैड पुअर डैड की प्रस्तावना का दूसरा भाग मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में दूसरे भाग में शुरू करते हैं, जहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस चूहा दौड़ से कैसे बाहर निकला जाए। दोस्तों, इस चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है कि आपको अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों की समझ अच्छी होनी चाहिए और आपको दोनों में एक्सपर्टनेस आनी चाहिए। परंतु दिक्कत यह है कि दोनों ही शब्द, चाहे वो अकाउंटिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, काफ़ी कठिन है। अच्छे लोग सीपीए हैं। माइकल खुद भी ये अग्री करते हैं कि वो सीपीए हैं और अकाउंटिंग फर्म के लिए काम करते हैं, परंतु इतने कठिन शब्दों को, कठिन विषयों को रॉबर्ट ने इतने आसान तरीके से, यानी कि एक चूहा दौड़ जैसे खेल को डिज़ाइन करके और इतना रोमांचक बना दिया है। और सब लोग जिस तरह से वो खेल को खेल रहे थे, वो अपने आप से ही कुछ नया सीखने जा रहे थे। अब चूंकि सबको पता था कि ये तो एक खेल है और ये एजुकेशनल गेम का एक परीक्षण हो रहा है, टेस्टिंग हो रही है, और उस खेल में माइकल को और माइकल की बेटी को दोनों को काफ़ी मज़ा आता है। और दोनों फिर ऐसे विषयों पर भी बात करते हैं जिन विषयों पर वो उन्होंने कभी बात नहीं करी थी। जैसे एक अकाउंटेंट होने के नाते इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इन सब से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, और वो खेल के नियम और बारीकियों को समझाने के लिए माइकल बेटी की सहायता करते हैं। शेरन इस चूहा दौड़ खेल में सबसे पहले बाहर निकलती है और वो सिर्फ 50 मिनट में बाहर निकल के आ जाती है। परंतु वहाँ पे जितने सारे लोग, जो 15 लोग खेल रहे थे, उन लोगों को लगभग 3 घंटे का समय लगता है और 3 घंटे तक वही खेल को खेलते रहते हैं। शेरन को इस बात से काफ़ी ताज्जुब होता है कि वहीं पे एक बैंकर बैठा हुआ है, एक बिजनेसमैन बैठा हुआ है, कंप्यूटर और अकाउंटेंट सब बैठे हुए हैं, और उनकी ज़िंदगी में अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होना इतना आवश्यक है, फिर भी उन लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के कारोबार को कैसे संभालना है। खैर, शेरन को ये बात तो समझ में आ जाती है कि उनकी 19 साल की बेटी यह बात क्यों नहीं समझ पा रही है, पर ये तो उस 19 साल से दुगनी उम्र के लोग बैठे हैं और अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, और उनको भी ये अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट की समझ ही नहीं है। जब वो चूहा दौड़ गेम से शेरन बाहर निकल जाती है, तो उसके बाद शेरन देखती है कि कैसे उसकी बेटी और बाकी जो पढ़े लिखे अमीर लोग थे, वो वयस्क लोग खेल रहे थे। जो अमीर लोग थे वो अपना पासा फेंकते थे और अपना बाजार फैलाते थे। ठीक है, वो तो खुश थे कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन शेरन इस बात से काफ़ी परेशान रहती है कि बड़े लोग भी सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मेन पॉइंट्स को कितना कम जानते हैं। उनको अपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी समझ में ही बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति को खरीदते और बेचते समय उन लोगों को ये नहीं पता चलता कि हर सौदे से उनकी आमदनी पे असर पड़ रहा है। और ये भी उन्होंने, शेरन को समझ में आता है कि वो किस लिए परेशान इतने हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों
विषयों को अच्छे से नहीं पढ़ा है। खैर जो भी हो, चूहा दौड़ खेल खत्म हो गया और उसके बाद रॉबर्ट ने सारे 15 जो खेलने वाले थे उनको कहा कि आप बैठकर इसके ऊपर डिस्कशन कीजिए। जो शेरॉन के सामने एक बिजनेसमैन बैठा होता है वो खुश नहीं होता है। उसको लगता है कि ये सब जान के क्या फ़ायदा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी अकाउंटेंट्स हैं, बैंकर्स हैं, लॉयर्स हैं जिनको सब मालूम है। तो रॉबर्ट ने कहा कि आपको ये बात नहीं ध्यान दिया आपने कि जितने अकाउंटेंट्स हैं सब के सब अमीर नहीं होते, और यही हाल सबका है, चाहे वो बैंकर्स हैं, वकील हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये सारे प्रोफेशंस के लोग काफ़ी स्मार्ट होते हैं, लेकिन अमीर ज़्यादातर नहीं होते, क्योंकि स्कूल में उन्होंने वो चीज़ नहीं सीखा जो अमीर लोगों ने सीखा है। रॉबर्ट इस बात का उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर हम किसी दिन अपनी मुसीबतों की गाड़ी लेके निकलते हैं हाईवे पे, बहुत दूर आगे जाने के बाद देखते हैं कि हमारे बगल में बैंकर भी उसी पोजीशन में है, अकाउंटेंट भी बगल में ही उतनी ही मुसीबत में फंसा हुआ है, और वास्तव में सभी लोग उतनी मुसीबत में फंस के सेम हाईवे, सेम रास्ते पे फंसे हुए हैं। जब कंप्यूटर प्रोग्रामर से रिव्यू लिया गया तो उसने भी कहा कि मैं इसको सीखने के लिए तो सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। हाँ, बैंकर को बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि बैंकर ने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं समझ में आया था कि अकाउंटिंग को असली ज़िंदगी में कैसे प्रयोग किया जाए। तो अब बैंकर ने कहा कि रॉबर्ट, मैं समझ गया हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस खेल से कैसे बाहर निकलूँगा, और ये रैट रेस या जो चूहा दौड़ है, और ज़िंदगी में जो मैं चूहा दौड़ में फंसा हुआ हूँ उससे मैं कैसे निकलूँगा। लेकिन शेरॉन को सबसे ज़्यादा अपनी बेटी की बात अच्छी लगती है, और क्योंकि उसकी बेटी कहती है कि पैसा किस तरह से काम करता है और उसे किस तरह से निवेश करना चाहिए, मम्मी ये मुझे समझ में आ गया। उसने बताया कि अब उसको पता है कि किस काम को करने के लिए उसे किस तरह का व्यवसाय चुनना चाहिए, और व्यवसाय चुनने का कारण जो उसकी नौकरी की सुरक्षा है वो उससे मिलने वाले फ़ायदे या तनख्वाह नहीं है। और दोस्तों, शेरॉन की बेटी यह कहती है कि ये ऐसा खेल अगर मैं सचमुच में अच्छे से सीख जाती हूँ तो मुझे कौन सा काम करना है इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मर्जी से काम का चुनाव कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी सकती हूँ, और पैसा मेरा बढ़ता ही जाएगा। खेल हो ख़त्म होने के बाद शेरॉन को रॉबर्ट से बात करने का समय नहीं मिल पाता है, और इस तरह से वो लोग अलग हो जाते हैं। फिर भी माइकल यानी कि शेरॉन के पति और रॉबर्ट ने फिर से अगले हफ्ते मीटिंग रख लेते हैं, और पहली बार ऐसा उनको फील होता है जैसे वो रॉबर्ट को बहुत पहले से जानते हैं। मीटिंग में वो बहुत सारे मुद्दों पे भी बात करते हैं, जिसमें आर्थिक समस्याएं और उसमें रिटायरमेंट फंड्स के बारे में बात करते हैं। वो ये भी बात करते हैं कि किस तरह से जो सोशल सिक्योरिटी है, मेडिकल क्लेम्स है, और उसकी दिवालिया हालत कैसे हो जा रही है, किस तरह से लोग रिटायरमेंट के लिए अपना पैसा जोड़ते हैं और उसी जोड़े हुए पैसे पे टैक्स चुकाते हैं, और जो जोड़ने वाला पैसा पेंशन योजना है उसमें पैसा लगाने के बाद किस तरह से वो खुद में फंस जाते हैं और खतरा मोल ले लेते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उनको काफ़ी विचार ऐसे आते हैं और काफ़ी चिंता होती है कि अमीरों और गरीबों के बीच में फासले बढ़ेंगे। जब बढ़ रहे हैं तो बढ़ने से बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही है। रॉबर्ट अपने आप में बहुत सक्सेसफुल आदमी होते हैं, और वो बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों पे निवेश कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये खतरनाक सलाह कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई नौकरी पकड़ लो, और ये जो पुरानी सलाह है इसके ऊपर रॉबर्ट काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आखिर इसको करने के बाद कोई भी इंसान वही चूहा दौड़ में वापस फंसेगा और सारी ज़िंदगी फंसा रहेगा। जब रॉबर्ट माइकल को पुराने नियमों के बारे में समझाते हैं कि पुराना नियम क्या है कि आप बड़े हो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद नौकरी करो, तो ये खतरनाक है, तो उसके बारे में पूछते हैं, तो रॉबर्ट कुछ कॉरपोरेशन के बारे में बताते हैं, मतलब कंपनी के बारे में बताते हैं। उन्होंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया कि कोई कंपनी है, अगर मान लो कहता है कि वो अपने स्टाफ को कम कर रहा है, कुछ स्टाफ को निकाल रहा है, तो क्या होता है। माइकल काफ़ी प्रभावित होते हैं और कहते हैं बहुत दुखद विषय है कि जब कंपनी लोगों को निकाल देती है, जो लोग उस कंपनी पे डिपेंडेंट हैं वो बेचारे बेघर हो जाते हैं, वो बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं दे पाते हैं, उनके घर का राशन नहीं चलता है। पर
रॉबर्ट फिर से एक दूसरा सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि क्या होता है जब कंपनी किसी को निकाल देती है, तो कंपनी के शेयर का क्या होता है? माइकल जवाब देते हैं, ये कंपनी का शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, कंपनी का इवैल्यूएशन बढ़ जाता है। मतलब लोगों का तो नुकसान हुआ, लेकिन कंपनी को फायदा हुआ। कंपनी को फायदा हुआ तो वास्तव में शेयर होल्डर्स का फायदा हुआ। इसमें रॉबर्ट माइकल को ये समझाते हैं कि अगर किसी कंपनी में डाउन साइजिंग होती है, तो डाउन साइजिंग के साथ उसका स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। स्टॉक का प्राइस बढ़ने से जो भी उसके निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो अमीर हो जाते हैं। मतलब गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाता है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। हाउएवर कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइकल इस बात को कहते हैं कि उनको अच्छा नहीं लगा सुन के, क्योंकि बहुत लोगों का नुकसान है और वो बेचारे बेघर हो जाएंगे, उनके पास पैसे खर्चे के लिए नहीं होंगे। तो फिर रॉबर्ट समझाते हैं, तभी तो ये बच्चों से ये कहना बेवकूफ़ी है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। यह सोचना ही गलत है कि स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उसका प्रयोग होगा कि दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हर एक बच्चा सिर्फ शिक्षा के कुछ पॉइंट्स को रटता है, लेकिन वह धन और नियम और निवेश ये सब नहीं पढ़ता, ना समझता है। धन के कुछ नियम होते हैं जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखा देते हैं, और वो भी सिखाते नहीं हैं, वो बच्चे उनके अमीर लोगों को, अपने माँ बाप को देखते हैं और देख के अपने आप समझ जाते हैं। और वो जो ये खेल को सीखते हैं वो सिर्फ 5% लोग होते हैं। बाकी 95% जो जनता है वो यही सीखती है कि बड़े हो, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, नौकरी करो और किस्त भरो। सारी बातों के बारे में जब वो डिस्कस करते हैं, तब माइकल पूछते हैं कि तो इसका जवाब क्या है? रॉबर्ट जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर एक किताब लिखी है, और वो किताब है जो कंप्यूटर में है, बरसों से इधर उधर लिखा हुआ है और वो इकट्ठा नहीं हो पाया है। तो फिर शेरॉन इस बात से काफ़ी खुश होती है और कहती है कि जो अगर आपके किताबों के जो संकलन हैं वो अलग अलग हैं, तो क्यों ना मैं उसको जोड़ के एक साथ मैं को राइटर बन जाऊं, सह लेखक बन जाऊं। रॉबर्ट इस बात पर काफ़ी जोर देते हैं कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। स्कूल में जो बातें सीखते हैं वो महत्वपूर्ण है, और धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो किताब लिखी है वो दो डैडियों के बारे में है। एक डैडी अमीर हैं और दूसरे डैडी गरीब हैं। रॉबर्ट उन रहस्यों को बताने की कोशिश करते हैं जिस वजह से अमीर डैडी अमीर हैं और गरीब डैडी गरीब ही बने रहते हैं। हम सबको पता है कि जब हम बच्चों को ये कहते हैं कि स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी पाओ, ये सांस्कृतिक आदत है, क्योंकि हमने अपने पिताजी से भी वही सीखा है, अपने दादाजी से भी वही सीखा है, और इसीलिए हम ऐसा करने की सलाह लेते हैं। पर जब हम ये रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है, इस किताब को पढ़ते हैं, समझते हैं, कई सारी बातें हमें लगता है कि ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग है और हमें समझ नहीं आ रही। हमें इसको समझना चाहिए और उसके बाद उसको अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये बातें आपको अमीर बनने में सहायता करती है। रॉबर्ट का ये क्रांतिकारी विचार, जो लगता है कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, पर अगर इस विचार को अपने आप से आत्मसात किया जाए, अपने बच्चों में वो शिक्षा दी जाए, तो बच्चे पहले से ही इन्वेस्टमेंट की समझ वाले और अकाउंटिंग की समझ वाले हो जाते हैं। उनको पता होता है कि वो जो खरीद रहे हैं वो वास्तव में उनको फ़ायदा देने वाला है या घाटा देने वाला है, और खरीदना और बेचने का जो सामंजस्य है वो पहले से ही समझ जाते हैं, और उसकी वजह से वो धीरे धीरे अमीर होते जाते हैं। अंत में शेरॉन कहती है कि वो एक माँ है और वो अपनी माँ होने के कारण ये बुक जो लिख रही है और जो रॉबर्ट की बुक का संकलन धीरे धीरे जोड़ के सह लेखिका बन रही है, तो वो उन पेरेंट्स को कुछ कहना चाहती है जो अपने बच्चों को एक पुराने ढर्रे की ज़िंदगी पे जीने के लिए बाध्य करते हैं। वो कहती है कि आप अपने जीवन में क्रांतिकारी विचार लाएं, अपने बच्चे को सिखाएं कि वो आने वाले समय में अकाउंटिंग और बजटिंग, फाइनेंस और उसके साथ निवेश, इसके ऊपर उनकी समझ बचपन से हो। वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, उस पर उनका अपना कंट्रोल हो। वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं ये उनका कंट्रोल हो, ना कि कोई नौकरी उनको ये बताए कि तुम्हें क्या करना है। नौकरी से जो बंधन में पड़ना होता है, और उस बंधन की वजह से, बंधन भी इसलिए होता है क्योंकि
हमें किस्तें भरनी पड़ती है, हमने नए नए चीज़ें, गाड़ी प्लान कर लिया, घर प्लान कर लिया, बच्चे हो गए, बच्चों के एजुकेशंस हो गए, और इस तरह से हमारी ज़िंदगी बंध जाती है। बंधने के बाद हम अपने पंख को नहीं फैला सकते, हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, हमें मजबूरी में वो करना पड़ता है जो हमें पसंद नहीं। तो दोस्तों, ये प्रस्तावना था जो शेरॉन लिखती है। शेरॉन अपने पति के साथ, माइकल, और जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनके साथ बैठ के जो भी मीटिंग है, जो प्रस्तावना स्टार्टिंग होती है, वो बुक का यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड अपने आप में बहुत अच्छी किताब है। धन्यवाद कि आपने यहाँ तक सुना, और आप काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे अगर मैं पहला अध्याय आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पहला अध्याय में रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या कहना चाहते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं कि जो इस बुक को, यानी जो इस रिच डैड पुअर डैड को पढ़ के जीवन में आगे बढ़ सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ अच्छा या बुरा लगा तो कमेंट कीजिए, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वो तो पहला अध्याय है और वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। काफ़ी क्रांतिकारी विचार है, जिसकी वजह से आपको पैसे की समझ होगी और उसके बाद आप अपने आप को धीरे धीरे अमीर कर पाएंगे। अभी के लिए विदा लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।